बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भूगोल पृथ्वी हमारा आवास उसके बारे में, जिसमें हमने इसके पहले वाले भाग में देखा कि जो अपना अध्याय 2 है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसके पहले वाले भाग में हमने पृथ्वी के एक लघु प्रतिरूप जिसके ऊपर भौतिक और राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाया जा सकता है उसको ग्लोब के नाम से जाना गया, उसके बारे में बात की। और ग्लोब के ऊपर जो क्षैतिज रूप से अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं खींची गई उनके बारे में बात की। वहीं इसके अक्ष जो कि एक पूर्णतः काल्पनिक होती है और विषुवत वृत्त उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया। और कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इन सभी के अलावा पृथ्वी पर कितने प्रकार के ताप कटिबंध पाए गए हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, इन सभी का एक विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया। और इसके दूसरे भाग में हम बात करेंगे देशांतर के बारे में कि ये देशांतर क्या है और देशांतर से किस प्रकार से विभिन्न देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अध्याय 2 का भाग 2 देशांतर। बच्चों सबसे पहले ये अपने लिए जानना आवश्यक है कि देशांतर कहते किसे हैं। तो एक सामान्य सी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पहले वाले भाग में हमने बात की कि पृथ्वी के ग्लोब अर्थात पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव अपना उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव है वहीं पे अपना दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली बच्चों रेखाएं हैं ये कुछ इस प्रकार से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये संदर्भ रेखाएं क्या कहलाएगी, अपनी देशांतर या देशांतरीय याम्योत्तर के नाम से जानी जाती है। इनके बीच की दूरी की बच्चों बात की जाए तो इनके बीच की दूरी देखो बच्चों, आप डायग्राम में देखो कि ये अपना है विषुवत वृत्त, ये हो गया अपना विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती है, अधिकतम रहती है। वहीं ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे उनके बीच की दूरी कम होते होते उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये सभी देशांतर रेखाएं आपस में एक बिंदु के रूप में मिल जाती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की दूरी कहां पर अधिकतम होगी तो उत्तर होगा अपना विषुवत वृत्त। वहीं पूछा जाए कि इनकी दूरी कहां पर शून्य होगी तो अपना उत्तर होगा बच्चों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इनके बारे में देखते हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली वे संदर्भ रेखाएं क्या कहलाएगी, देशांतरीय याम्योत्तर कहलाएगी। इसके बारे में हमने बात की। और बच्चों इस रेखाओं के जो बीच की दूरी है उनको अंश में मापा जाता है, अंश जिसको डिग्री के नाम से भी हम जानते हैं। डिग्री को बच्चों यहां पर विभाजित करेंगे मिनट के अंदर और मिनट को बच्चों विभाजित करेंगे सेकंड के अंदर, अर्थात डिग्री को विभाजित करके मिनट बनाएंगे और मिनट को विभाजित करके क्या बनाएंगे बच्चों, सेकंड बनाएंगे। इसका इस भाग में हम आगे किस प्रकार से उपयोग करेंगे उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। इससे पहले कि इनके बीच की दूरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर यह दूरी क्या हो जाती है बच्चों, शून्य हो जाती है। इसमें बच्चों आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस डायग्राम को देखिए कि विषुवत वृत्त ये जो रेखा है अपनी इसके ऊपर इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, अधिकतम। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे इनकी दूरी कम होते होते अंत में क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और यहां पर सभी याम्योत्तर आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। इन सभी की लंबाई क्या होती है बच्चों, समान होती है। वहीं हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई सब जगह समान नहीं होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती, इसलिए इन सभी रेखाओं की लंबाई क्या है, समान है। अब इस समान लंबाई होने के कारण इनको अलग अलग या मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। ये विश्व के सभी देशों के सामने एक आम समस्या आ गई कि इनको मुख्य संख्याओं में किस प्रकार से विभाजित या व्यक्त किया जाए। तो बच्चों इसका हल सभी देशों ने एक आम सहमति के द्वारा इस प्रकार निकाला कि विश्व की एक ऐसी जगह को फिक्स मान लो जहां से निकलने वाले देशांतर को सभी देशों ने क्या किया कि शून्य मान लिया जाएगा और उसके संदर्भ में पूरे विश्व के देशांतरों का निर्धारण कर दिया जाएगा।
तो इसके लिए बच्चों इन्होंने क्या किया कि जो ग्रीनविच नामक एक स्थान है ब्रिटेन में, यहाँ से जो गुजरने वाला याम्योत्तर था उसको प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री याम्योत्तर का मान दिया। यहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है और यहाँ से गुजरने वाले याम्योत्तर को इन्होंने अर्थात विश्व के सभी देशों ने एक आम सहमति के द्वारा बच्चों इसको प्रमुख याम्योत्तर मानते हुए इसके पूर्व और इसके पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। और इस प्रमुख याम्योत्तर का मान बच्चों इन्होंने कितना रखा, 0 डिग्री देशांतर रखा। और इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180 डिग्री देशांतर और इसके पश्चिम में भी 180 डिग्री देशांतर का मान और इनकी गणना की जाए। अब बच्चों इससे पहले एक छोटा सा आपके सामने कॉन्सेप्ट है कि ग्रिड किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि प्रथम अध्याय में ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनको अक्षांश के नाम से जाना गया। वहीं इस अध्याय में हमने देखा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर रूप से खींची गई है इनको देशांतर के नाम से जाना गया। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा ग्रिड किसे कहते हैं, तो आपको साधारण सा जवाब देना है कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के आपस में काटने से जो एक जाल बना है उसको क्या कहेंगे बच्चों, ग्रिड कहेंगे। ये कुछ भी अलग नहीं है बच्चों कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आपस में काटने से एक जाल नुमा या ग्रिड नुमा जो स्थिति बन जाती है इसको क्या बोला गया है, ग्रिड बोला गया है। देखिए बच्चों अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा निर्मित जो जाल है उसको क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। ग्रिड पर किसी स्थान विशेष के अक्षांशीय और देशांतरीय मान ज्ञात होने पर उस स्थान विशेष की स्थिति को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हमारे सामने यदि किसी भी क्षेत्र का अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान आ जाने के बाद में हम लोग उस स्थान की विश्व में स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भारत की बात की जाए एक उदाहरण के रूप में कि जो असम राज्य का जो धुबरी नामक स्थान है वो बच्चों 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इन दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय मानों के द्वारा इस धुबरी नामक स्थान की विश्व के पूरे मानचित्र या ग्लोब के ऊपर इसकी स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। तो ग्रिड का इतना उपयोग है कि हम विश्व के किसी भी क्षेत्र का आसानी से पता लगा सकते हैं यदि हमारे पास उस क्षेत्र का अक्षांशीय और देशांतरीय मान ज्ञात हो। तो बच्चों इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो अपना ये ग्रीनविच रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, प्रमुख याम्योत्तर, इसका मान 0 डिग्री रखा। इसके पूर्व और पश्चिम में किस प्रकार से इनकी गणना की जाएगी तो इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों कि देशांतर और इनसे किस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाएगा। तो बच्चों हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो अपनी पृथ्वी है और जो देशांतर है इनसे समय के निर्धारण में चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रह इनकी गतियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सभी ग्रहों की और पृथ्वी की, चंद्रमा की इन सभी गतियों को महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है देशांतर और समय के निर्धारण में उपयोगी है। ये ग्रीनविच पर स्थित बच्चों प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा अर्थात ग्रीनविच पर जो भी स्थान स्थित है ग्रीनविच देशांतर पर या प्रमुख याम्योत्तर पर उस समय सूर्य उस स्थान पर लंबवत है तो उस स्थान पर क्या माना जाएगा कि इस स्थान पर दोपहर होगी। दोपहर का मतलब है बच्चों कि घड़ी में इनका समय क्या होगा, दोपहर का 12 बजे का होगा। क्योंकि पृथ्वी बच्चों हमने पहले बात की कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, अतः वे स्थान जो बच्चों ग्रीनविच के पूर्व में है वो ग्रीनविच से समय में आगे रहेंगे और वहीं जो स्थान पश्चिम में है और पश्चिम में स्थित स्थान क्या रहेंगे, ग्रीनविच से बच्चों क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। बच्चों इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये पूरे देशांतर हैं जिसमें ये बीच में प्रमुख याम्योत्तर जिसका मान 0 डिग्री रखा, इसको ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना हो गया 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये बच्चों हो गया अपना 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बच्चों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमने समतल सतह पे इसका निरूपण किया है, इसलिए ये रेखा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर
और ये रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनको अलग अलग दिखाया गया है। हालांकि ये दोनों अलग अलग नहीं होके दोनों रेखाएं कितनी है बच्चों, एक ही है। अगर आप सोचो कि इसको समतल सतह को फोल्ड करके ग्लोब नुमा आकृति दे दी जाए तो ये जो साइड के किनारे वाले दोनों अक्षांश देशांतर हैं ये क्या कर जाएंगे, पीछे की ओर जाके मिल जाएंगे और ये दोनों दो नहीं होके सिर्फ एक ही है। तो बच्चों इस प्रकार से इनकी जो कुल संख्या है अपने सामने किनकी, देशांतरों की, वो आती है अपने सामने 360। यहाँ पे आपको 361 नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि ये 180, 180, 360 और एक 0 डिग्री का अलग दिखेगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री जो पश्चिमी है वो दोनों दो नहीं होकर एक है। इसलिए कुल देशांतरों की संख्या पूछी जाए तो अपने सामने कितनी है, 360। अब बच्चों बात की जाए कि इस ग्रीनविच के इस क्षेत्र में जो स्थान स्थित है उनका समय हमेशा और हमेशा ग्रीनविच से क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, क्योंकि ये सभी देश या क्षेत्र क्या है, ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। और इस भाग में स्थित जो भी देश हैं उनका समय ग्रीनविच से क्या रहेगा, पीछे रहेगा। अगर ग्रीनविच पर मान लो 12 बज रहे हैं इस समय दोपहर का, तो इस स्थान के इधर वाले अर्थात पूर्व वाले स्थानों पर या देशों में 12 से अधिक समय होगा, क्योंकि इनका समय क्या रहता है, ग्रीनविच से आगे और इनका रहेगा बच्चों पीछे। अब बच्चों बात करते हैं आइए कि जो समय की गणना है वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के द्वारा अपनी अक्ष के ऊपर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है और इस 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर की दूरी तय करेगी। और इस दूरी को और इस घंटे के सापेक्ष में हम लोग निकालेंगे पृथ्वी के द्वारा 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो बच्चों हमारे सामने आएगा केवल 4 मिनट। इस तथ्य को बच्चों आपको हमेशा के लिए याद रखना आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसा तथ्य है इसके आधार पर हम विश्व के सभी देशों के मानक समय और उनका ग्रीनविच से कितने घंटे आगे और कितने घंटे पीछे हैं ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है बच्चों अपने को कि पृथ्वी के द्वारा 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। इससे पहले बच्चों हम एक चीज और देख लेते हैं कि स्थानीय समय और एक होता है मानक समय, ये क्या चीज है। तो स्थानीय समय से तात्पर्य बच्चों किसी भी स्थान विशेष के ऊपर जिस समय सूर्य की किरणें सिर के ऊपर लंबवत पड़ती हो, अर्थात उस समय दोपहर का 12 बजे का समय होगा, उसी समय को क्या नाम से जाना जाएगा, स्थानीय समय के नाम से जाना जाएगा। अब बच्चों एक दूसरी टर्म आती है कि मानक समय क्या है। तो मानक समय से तात्पर्य बच्चों कि एक देश के अंदर एक ऐसा देशांतर को मानक माना जाएगा, उसके आधार पर उस देश का समय का निर्धारण किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मानक समय या मानक देशांतर बोलेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि मानक समय क्या है। कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे बच्चों भारत का जो गुजरात का द्वारका क्षेत्र है, गुजरात का द्वारका, और असम का बच्चों डिब्रूगढ़ का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य बच्चों अंतर निकल कर आता है समय में। यदि इन देशांतरों की गणना की जाए, ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और वहीं ये वाला छोर है जो अपना 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इनके मध्य अंतर आ जाता है लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का। तो बच्चों इतने बड़े समय के एक ही देश में अंतर आने के कारण इस अंतर को मिटाने का प्रयास करेंगे, और मिटाने के प्रयास के कारण हम क्या करेंगे कि एक मानक समय रेखा मान लेंगे जो भारत के क्या करेगी बच्चों, लगभग बीच में से गुजरेगी। बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एकदम पूर्ण रूप से ही बीच में से गुजरे, भारत के लगभग बीच में से गुजरने वाली है ये रेखा, जिसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो बच्चों ये लगभग बीच में से गुजर रही है, इसलिए असम के क्षेत्र के लोगों और गुजरात के क्षेत्र के लोगों के स्थानीय समय में जो अंतर आ रहा था वो अंतर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और पूरे भारत के लिए एक ही मानक समय रख दिया जाएगा ताकि समय में दिक्कत ना हो। इसलिए इस अंतर को बच्चों समाप्त करने के लिए देश के मध्य से गुजरने वाले लगभग इस याम्योत्तर को स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाएगा। और भारत में बच्चों ये हमने बात की कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी याम्योत्तर है इसको मानक याम्योत्तर माना गया है, और इसे भारतीय मानक समय
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इसके नाम से भी जाना जाता है। बच्चों आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय मानक समय क्या है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है और वो ही क्या है, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। तो हमने देखा बच्चों कि ये अपनी ग्रीनविच रेखा और ये अपना भारत, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा और ये भारत जो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो बच्चों ये दूरी अपने सामने निकल कर आ गई 82.5 डिग्री। अभी पीछे की स्लाइड में मैंने आपसे बात की थी कि बच्चों 1 डिग्री देशांतर को तय करने में कितना समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को तय करने में समय लग रहा था 4 मिनट का। तो इतने डिग्री अर्थात 82.5 डिग्री तय करने में समय लगेगा 82.5 गुणा 4। तो ये अपने सामने निकल कर आएगा बच्चों 330। ये आ गया बच्चों अपने पास समय 330 मिनट। यदि बच्चों अब बात की जाए कि इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में बच्चों मिनट कितने होते हैं, 60 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारे सामने निकल कर आएगा समय 5 घंटे और 30 मिनट। तो बच्चों ये समय भी आपको ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में कि भारत ग्रीनविच रेखा के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित होने के कारण भारत क्या है, ग्रीनविच से हमेशा और हमेशा 5 घंटे और 30 मिनट क्या रहेगा, आगे रहेगा। आगे कौन रहेगा बच्चों, भारत का समय किससे, ग्रीनविच रेखा से। यदि हम एक उदाहरण की बात करें कि ग्रीनविच रेखा पर इस समय दोपहर का मान लो कि 12 बजे का समय हो रहा है, तो 12 ग्रीनविच पे बज रही है तो भारत पे कितने बजेगी बच्चों, 12 प्लस ये जो अंतर अभी अपने सामने आया है 5:30, अर्थात भारत में शाम का 5:30 का समय होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 3 बज रहे हैं तो भारत में उस समय क्या समय होगा, तो 3 में क्या कर देंगे, 5:30 घंटे का जो अपने पास में ये समय आया था उसको क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों बच्चों, क्योंकि भारत ग्रीनविच के क्या है, पूर्व में स्थित है। तो समय आ जाएगा उस स्थिति में 8:30। अब बात करते हैं कि बच्चों कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका देशांतरी विस्तार अधिक होता है। देशांतरी विस्तार बच्चों इस प्रकार से अधिक होने के कारण उनके जो स्थानीय समय है उनमें क्या आता है, अत्यधिक अंतर आ जाता है। उस अत्यधिक अंतर को समाप्त करने के लिए वो देश एक मानक समय रेखा का उपयोग नहीं कर सकता, उसको उस स्थिति में अलग अलग मानक समय रेखा अपनानी पड़ेगी। तो कुछ देश ऐसे हैं कि जिनका देशांतरी विस्तार क्या है, अत्यधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय अपनाने पड़ते हैं और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है अपने सामने रूस। रूस ने बच्चों विश्व के जो ग्लोब या मानचित्र पर कितने मानक समय अपना रखे हैं, अपने 11 मानक समय अपना रखे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि रूस ने 11 मानक समय क्यों अपना रखे हैं, तो अपना साधारण सा उत्तर होगा क्योंकि रूस देश का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण एक मानक समय से वहां काम नहीं चल सकता, इसलिए इसने एक से अधिक अर्थात 11 मानक समय अपनाए। इसको हम चित्र में देखते हैं बच्चों कि ये जो अपना रशिया वाला क्षेत्र है, ये है अपना रूस देश विश्व के नक्शे पर। इसने बच्चों कितने मानक अपनाए हुए हैं, 11 मानक समय अपना रखे हैं। अब बच्चों हमने शुरू में बात की थी कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर की रेखा है वो अलग नहीं होकर एक है। तो ये रेखा बच्चों विश्व के नक्शे में कुछ इस प्रकार से मिलेगी और इस रेखा को बच्चों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो एक जगह आपस में मिल जाते हैं, अर्थात ये वाला नक्शे का भाग और इधर वाला जो ये नक्शे का भाग है, ये दोनों अलग अलग नहीं होके बच्चों क्या है,
एक ही है। और इस रेखा को जो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी के मिलाने से बनती है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इस रेखा के एक ओर से दूसरी ओर पार करने पर बच्चों एक दिन में अंतर आ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो बच्चों ये था अपना अध्याय 2 का दूसरा भाग, जिसमें हमने बात की कि देशांतर और देशांतरों से किस प्रकार से समय और स्थानीय समय, मानक समय इनका निर्धारण हो रहा था। और भारत का मानक समय अपने सामने निकल गया है बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो ग्रीनविच रेखा से बच्चों 5.5 घंटे आगे है। तो बच्चों ये था अपना दूसरा भाग। इसके आगे वाले भाग में बच्चों इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।